हेलो एवरीवन। सो हाइड्रोस्टैटिक के इससे पहले 11 वीडियो आ चुके हैं और कई सारे में हमने सभी लगभग अधिकतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टच किया है जो जो मुझे लगा कि जहाँ जहाँ फंस सकते हो। ये 12वां इसका वीडियो है मेरे ख्याल से, और हम क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, लेवल 2 का है, पेज नंबर 4.40, हाइड्रोस्टैटिक। मेरा 8वां एडिशन है, मेरे बुक जो है पियर्सन आईटी जेई फाउंडेशन का, क्वेश्चन नंबर 56। ये इसमें खासियत ये है इस क्वेश्चन में कि इसमें काइनेमेटिक्स भी यूज होगा, डायनामिक्स भी यूज होगा, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा उसका सेकंड लॉ यूज होगा, और हाइड्रोस्टैटिक के कंसेप्ट तो यूज होंगे ही हाइड्रोस्टैटिक्स के। तो ये क्वेश्चन केवल क्वेश्चन नहीं है बल्कि तीनों चीजों का जोड़ है ये क्वेश्चन, और सभी के कंसेप्ट को मिलाकर बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, और तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। तीनों का आपको अथी होना चाहिए, नॉलेज होगा तब, और बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ आप सब वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और इसको ट्राई करो। ओके, चलो, और प्लीज इसको अच्छे से ट्राई करना, बार बार ट्राई करना, नहीं बना फिर दोबारा कम से कम 6 से 7 बार, और आप चाहो तो उससे भी ज्यादा बार ट्राई करो। 1 घंटा भी लगे, 2 घंटा भी लगे इस पर, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला, क्योंकि ये अच्छा है और जितना पेज रगड़ सको रगड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेट्स बिगिन। व्हेन ए मेटालिक स्फीयर इज रिलीज्ड, मेटालिक स्फीयर है, ओके, एक डेफिनेट शेप है उसका, मेटालिक स्फीयर एक बॉल की तरह है, इज रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, रिलीज्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई इस बॉल की। ओके, ये 0 हो गया। इज रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये देना जरूरी है, नहीं तो ये नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं रहेगा तो। इट इज फाउंड टू रीच द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन 2 सेकेंड। अब मैं फिगर बना के इसको दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे पढ़ लेने दो, फुल स्टॉप। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 4.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उस स्फीयर का डेंसिटी कितना दिया, 4.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, केवल लिक्विड है, ये मत देख लेना कि बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका भी प्रेशर लगेगा, नहीं, उसको नहीं लेना है, केवल लिक्विड के चलते। एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, फुल स्टॉप, एज्यूम दैट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपथ्रस्ट यानी कि बायंसी एक्ट ऑन द बॉडी। बॉडी कौन है, स्फीयर है। चलो एक डायग्राम बनाता हूं इसके लिए। देखो हुआ क्या है, एक अच्छा सा डायग्राम बना ही देता हूं इस पर। एक कोई कंटेनर है, जरूरी नहीं है कि वो अथी हो, क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल हो या फिर, लेकिन वो कोई भी जो भी कंटेनर है उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। तो मैं ये शेप लेता हूं जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है। ओके, ये बाहर का है, ये नीचे का अच्छी है। अब इसमें पानी मान लो यहां से भरा हुआ है, यहां से ये पानी, ये रहा सरफेस। यहां से एक मेटल को, यहां से एक स्फीयर को, ठीक है, एक स्फीयर बॉल को क्या किया गया, रिलीज किया गया, E इज इक्वल टू 0। और मान लो पानी जो है यहां से लेके यहां तक की दूरी मान लो S है। ओके, क्योंकि बॉल यहीं से यहां तक ना, बॉटम तक आने में कितना समय लग रहा है, यहां से यहां तक आने में बॉल को कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। बॉल ये पाथ फॉलो कर रहा है, सीधे जाएगा। क्यों बॉल नीचे जा रहा है, क्योंकि मेटालिक स्फीयर है और उसका डेंसिटी ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से, तो ऑब्वियस बात है कि बॉल को छोड़ेगा तो नीचे ही आएगा और नीचे ही बैठा रहेगा। ये ऐसा नहीं कि नीचे जाके फिर अपने आप ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी ज्यादा है ना इसका। तो यहां से आने में कितना सेकंड लगा, उसे 2 सेकंड लगा। ये हाइट एस दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको बताना है कि ये जो लिक्विड है इसके अंदर जो लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड है, इतना दूर तक लिक्विड है इसका वॉल्यूम, इसके चलते इसके बॉटम पे, इस बॉटम पे, ये देख रहे हो बॉटम पे, मुझे नहीं पता इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेता हूं, कोई दिक्कत है, जरूरी नहीं कि इसका पाई स्क्वायर लिखते चलना, ये सब कुछ नहीं लिखना है। ओके, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेता हूं। तो पूछ रहा है कि इसके बॉटम पे इस लिक्विड के चलते कितना प्रेशर लगेगा। ओके, यानी अगर मान लो प्रेशर एट बॉटम, पीबी में लिख लेता हूं, प्रेशर एट बॉटम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, बचपन से ही पढ़ रहे हो फोर्स बाय एरिया।
तो इसको मैं क्या लिखूंगा, और इसको क्या लिखूं, पीबी इज इक्वल टू, अब फोर्स क्या लग रहा है इस बॉटम पे, कितना फोर्स लग रहा है, अगर मान लो इस पूरे वाटर का कितना मास है, एम है, तो इस पूरे वाटर के चलते जितना लिक्विड है इसके अंदर, उसके चलते कितना फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, मास ऑफ वाटर, टोटल मास ऑफ वाटर इनटू जी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही होगा ना। देखो तो ये चीज ध्यान में दे रहे हो, टोटल मास ऑफ वाटर इन कंटेनर इनटू, सॉरी, टोटल मास ऑफ वाटर इन कंटेनर इनटू जी अपॉन ए, यही होगा। अब देखो मास को क्या लिख सकते हो, मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ वाटर को क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू जी। ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी का वैल्यू हम लोग कितना लेके चलेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये होता है जी का वैल्यू अपॉन ए। ओके, अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका है, कंटेनर का है। अब ध्यान देना, मैं जरा बता रहा हूँ कि ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। अब वॉल्यूम को, डेंसिटी को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर को, ये तो पता है कि 1000 kg पर मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब मैं आगे बताऊंगा क्यों मैंने 1000 kg पर मीटर क्यूब ही लिया, ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्यों नहीं लिया, दोनों सेम ही है, लेकिन यूनिट के चलते ये लूंगा। तो ये 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, बता सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसमें कितना वॉल्यूम होगा वाटर का, इसमें वाटर का वॉल्यूम कितना होगा ये बता सकते हो। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर इनटू हाइट ऑफ कंटेनर, यही होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर ना। फॉर एग्जांपल सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंच होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम एक एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये पाई आर स्क्वायर इंच कहाँ, ये पाई आर स्क्वायर इंच कहाँ से आता है, तो होता क्या है कि सिलेंडर का जो बेस होता है गाइस, ये जो बेस होता है, ये बेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना बेस का एरिया, और हाइट कितना होता है, इंच होता है। तो किसी भी 2D बॉडी का या 3D बॉडी का, अमूमन रेगुलर 3D बॉडी, ओके रेगुलर में बोल रहा, इरेगुलर नहीं, रेगुलर 3D बॉडी का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके हाइट से, तभी ना पाई आर स्क्वायर इंटू इंच करते हैं तो आ जाता है पाई आर स्क्वायर इंच, यही तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। तो हर जगह क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर को, एक मिनट, क्या ये पानी पूरा भरा हुआ था, व्हेन मेटेरियल इज रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर फिल्ड इन अ कंटेनर, ये पूरा पानी भरा हुआ है। ओके, ये पानी पूरा अथी है, तो यहाँ क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा गाइस, वॉल्यूम ऑफ वाटर एरिया ऑफ कंटेनर इनटू हाइट ऑफ कंटेनर, एस हो जाएगा, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन ए हो जाएगा। ओके, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू एस, एस यानी हाइट ऑफ कंटेनर इंटू जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमको एस तो पता ही नहीं है, यही तो हाइट ही नहीं पता है ना, किसका, कंटेनर का, इसी के लिए सारा अति होगा, हाइट ऑफ कंटेनर नहीं पता है। अगर पता चल जाए हाइट ऑफ कंटेनर तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर ड्यू टू लिक्विड निकाल सकते हैं। तो 1000 इंटू एस इंटू 9.8 कर देंगे। अब मेन हमारा क्या काम क्या है, एस निकालना है पक्का, एस ही निकालना है ना, ध्यान देना। मैं फिर से इस कंटेनर को बनाता हूँ, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मजा आएगा बनाने में। मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही मिलते हैं। ये हालांकि एक गलती ये हो सकती है, नहीं सही है, ये चाहिए। तो अगर यह सॉरी यहाँ वाटर यहीं तक भरा हुआ है, तो जब इस स्फीयर को यहाँ से छोड़े तो बीच रास्ते में, मान लो इस स्फीयर को यहाँ देखो तुम, यहाँ पर स्फीयर जब बीच रास्ते में है, ठीक है, ये यहाँ से छोड़े, यहाँ पर इक्वल टू 0 है, यहाँ पर गलती से आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर स्फीयर है तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्या मुझे बता सकते हो, ये जो स्फीयर यहाँ पर, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे mg लग रहा होगा, mg हमेशा नीचे लगता है वेट का, अगर स्फीयर का मास m है तो नीचे mg लग रहा होगा। ms ले लो, ms का मतलब क्या है, मास ऑफ स्फीयर, तो नीचे कितना लग रहा होगा, ms इंटू जी लग रहा होगा। और ऊपर क्या लग रहा होगा, बायंसी, क्योंकि वाटर में है ना, किसी भी फ्लूइड में जब कोई रास्ता है तो कोई ऑब्जेक्ट रहता है, सब्सटेंस रहता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार उस पर एक बायंसी फोर्स लगता है जो कि ऊपर की ओर लगता है, जिसको अप थ्रस्ट भी कहते हैं। तो बायंसी कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबमर्ज्ड इन वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर DW लिखता हूं इनटू जी, यही होता है बायनेंसी। तो इस स्फीयर पे कितना नेट फोर्स लग रहा है? स्फीयर नीचे की ओर जा रही है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, नीचे की ओर जा रही है, मैं यहाँ का लिया हूँ, यहाँ पर स्फीयर नीचे की ओर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, mg जो है स्फीयर का वो ज्यादा है किससे? बायनेंसी से। ओके, तो नेट फोर्स कितना लग रही है स्फीयर पे? जैसे किसी बॉडी पर मान लो नीचे 5 न्यूटन लग रहा है और ऊपर 3 न्यूटन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना है नीचे की ओर, कितना न्यूटन फोर्स है? 5 - 2 न्यूटन, 5 - 3 तक कितना? 2 न्यूटन। इस बॉडी पर कितना फोर्स है नीचे की ओर? 2 न्यूटन फोर्स है, क्योंकि नीचे 5 लग रहा है ऊपर 3 लग रहा है। ऑफकोर्स ये बॉडी नीचे जाएगी क्योंकि इधर की ओर फोर्स ज्यादा है। तो उसी तरह यहाँ पर इस बॉडी का इस स्फीयर पर नेट फोर्स कितना लिखेंगे गाइस? नेट फोर्स ऑन स्फीयर, एफ नेट ऑन स्फीयर, ऑन स्फीयर कितना हो जाएगा? बता दो मुझे, बता दो। ms g माइनस vs ऑफ इंटू डेंसिटी ऑफ इंटू जी, यही हो जाएगा। यहाँ से g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉमन लोगे तो ms माइनस vs dw, यही ना नेट फोर्स हो जाएगा। ओके, अब ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें एस निकालना है, हाइट ऑफ कंटेनर निकालना है। अब हाइट ऑफ कंटेनर निकालने के लिए हमें एक चीज, जो मैं ये सब इसलिए कर रहा था हाइट ऑफ कंटेनर निकाले, क्योंकि तुम्हें पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब सिंस इस स्फीयर को रिलीज किया गया है, तो इस स्फीयर को रिलीज किया गया तो u तो 0 है, तो क्या बचा? केवल 1/2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इंटू, अब कितना टाइम लगा था ऊपर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना? 2 सेकंड लगा था, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4। क्यों ऐसा लिखे? u गायब क्यों गया? क्योंकि u इज इक्वल टू 0 है। हमने स्फीयर को रिलीज किया था ना सरफेस से, तो u तो 0 है, तो 2 दूनी 4, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू a इंटू एस। ठीक है, एस क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर है, क्योंकि एक्सेलरेशन जब स्फीयर नीचे जाएगा वो कंटेनर में, तो उसका क्या एक्सेलरेशन होगा? और कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगा, काइनेटिक्स पढ़ा होगा आपने तो एस इज इक्वल टू 2 इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, अब हमको एसी निकालना है, एस निकल जाएगा तो हम प्रेशर निकाल लेंगे, बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है। लेकिन एस निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा? एक्सेलरेशन ऑन स्फीयर निकालना होगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही ना कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, वहीं से ना आता है ये। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं एफ नेट ऑन स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ स्फीयर इंटू एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर। तो मास ऑफ स्फीयर इंटू क्या हो जाएगा? तो एफ नेट कितना है हमारा? एफ नेट अभी निकाले थे ना, जी इंटू एम एस माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यही निकला था ना, अपॉन एम एस इंटू एस हो जाएगा। एफ नेट की जगह खाली हमने ये पुट किया। कहाँ से आया ये यहाँ से आया था। एफ नेट में स्फीयर दिख रहा है, कुछ नहीं किए, एम जी माइनस बायनेंसी कर दिए थे। नेट फोर्स नीचे की ओर है और किधर फोर्स है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या आ जाएगा? जी इंटू एम एस माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ स्फीयर। अब देखो एक्सेलरेशन इंटू स्फीयर। अब देखो एक चीज बताता हूँ, वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी होता है मास ऑफ डेंसिटी। तो मास ऑफ एम एस माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को क्या लिख सकते हो? मास ऑफ स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर इंटू, ऐसा लिख सकते हो, अपॉन एम एस। कुछ नहीं है बस थोड़ा सा। तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब दोनों में एम एस कॉमन है, दोनों में थोड़ा सा लंबा जा सकता है, तो एम एस कॉमन ले लें, तो एम एस इंटू जी, यहाँ 1 माइनस कितना बचा? डी डब्ल्यू अपॉन डी एस अपॉन एम एस बचा। ये दोनों में एम एस कॉमन है, तो एम एस को बाहर निकाल लिए, तो एम एस बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 1 ही बचा ना। और यहाँ पर क्या बचा? डी डब्ल्यू अपॉन डी एस बचा, क्योंकि एम एस तो बाहर निकले, तो एम एस से एम एस कैंसिल हो। एम एस क्या है? मास ऑफ स्फीयर। तो यानी एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? जी इंटू 1 माइनस, अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है? 4.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और 4.9, अब इसका एलसीएम लोगे तो ये नीचे 4.9 आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 4.9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3.9। तो 3.9 अपॉन 4.9 बचेगा। अब ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 3 6 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। देख रहे हो एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर कितना आ गया? 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ओके,
एक्सेलरेशन ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देते हैं। एस इज इक्वल टू 2s होता है हाइट निकालने के लिए, तो एस हाइट ऑफ कंटेनर कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 2 इंटू 7.8 मीटर, तो कितना आ जाएगा 15.6 मीटर हाइट ऑफ कंटेनर आ गया। ओके गाइस, हाइट ऑफ कंटेनर कितना आ गया। तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा, जो प्रेशर हमें निकालना था, जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना था 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू एस का वैल्यू 15.6 मीटर इंटू जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, तुम करोगे तो कितना आएगा 1512.88 इंटू 1000 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 15880 पास्कल आ जाएगा। ओके, प्रेशर कितना लगेगा बॉटम पे 1,52,880। और ये आपको पता है ना, अगर इसको एटीएम में बदलना है, इसको एक मिनट, तो हमारा प्रेशर एट बॉटम ऑफ द कंटेनर क्या आ जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर है कितना है 1,52,880 पास्कल। ओके, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर इसको एटीएम में बदलना हो तो हमारा एक एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है 10⁵ पास्कल। तो एटीएम में अगर इसको बदलना होगा तो 10⁵ से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो लगभग 1.52 एटीएम आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.52 एटीएम। एटीएम में अगर आंसर ये, पास्कल में तो ये आंसर है, लेकिन एटीएम में ये आंसर होगा। और सिर्फ लिक्विड से पूछा था। अगर ये कहता है कि सराउंडिंग से भी अगर थी करो और वो कंटेनर खुला हुआ है, मतलब बाहर ऊपर ढक्कन ही लगा हुआ है, तो उसके अथी पर क्या पड़ता, सराउंडिंग का भी प्रेशर पड़ता ना। जैसे कि ये कंटेनर अगर खुला हुआ है, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर क्या है, खुला है बाहर से ऊपर से, तो ऊपर का हवा भी तो है, तो हवा भी एक एटीएम का प्रेशर लगाती है, तो कितना टोटल प्रेशर हो जाता है, एक एटीएम टोटल प्रेशर इसके बॉटम पे कितना हो जाता, एक एटीएम प्लस 1.52 एटीएम, यहीं से है ना 1.52, तो कितना हो जाता है लगभग 2.52 एटीएम आंसर आता। लेकिन केवल लिक्विड से पूछा था, याद है ना क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ओके, सराउंडिंग से नहीं पूछा था कि सराउंडिंग को भी लेना है और कंटेनर ओपन है ऊपर से, ये सब कुछ नहीं, खाली बोला था कि लिक्विड से। तो इसलिए आंसर कितना होगा 1,52,800 पास्कल। इसी को एटीएम बदलोगे तो 1.52 एटीएम आएगा, क्योंकि जो एटीएम होता है क्या होता है, एक एटीएम लगभग एक बार के बराबर होता है, और एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। तो प्रेशर का यूनिट याद रखना। अब कुछ मैं इसमें, अब आंसर तो आ गया, लेकिन एक चीज बताओ कि क्या ये बॉल जब नीचे से ऊपर से नीचे जा रही होगी पानी में, तो क्या इस पर केवल यही प्रेशर लगेगा, mg नीचे लगेगा और ऊपर बायन-c, एक और प्रेशर लगेगा, एक और इस पर, सॉरी प्रेशर बोला, फोर्स लगेगा, नीचे mg ऊपर बायन-c नहीं। दरअसल ये फ्लूइड में जा रही है तो फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगाएगी, इसी को विस्कोसिटी भी कहते हैं। तो ऊपर की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, भले ही छोटा होगा लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, एफएस जो भी हो, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ मान लो, ये फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर लगेगा, क्योंकि जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, बॉल नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ऊपर लगेगा। आ रही बात समझ में, थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन लगेगा ही, क्योंकि वाटर अपोज करेगा ना मोशन को, फ्लूइड है ना, तो ऊपर की ओर फोर्स होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। अब क्या होगा नेट फोर्स, mg माइनस बायन-c प्लस mg माइनस ब्रैकेट में बायन-c प्लस फ्रिक्शन। तो फोर्स कम हो गया तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो गया तो हाइट भी कम हो जाएगा कंटेनर का, हाइट ऑफ कंटेनर कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अगर हमने इसमें विस्कोसिटी को लिया होता, ये माना होता कि वो जो पानी है फ्रिक्शन लगा रही है, जो कि लगाएगी भी, तो क्या होता यहाँ इससे कम प्रेशर आता, इससे 1,52,880 पास्कल से कम प्रेशर आता। ओके, आ रही बात समझ में। अगर तुम घर पे एक्सपेरिमेंट करते इस सवाल को, तो तुम्हारा जो प्रेशर एक्चुअल आता, जो सारा मशीन वगैरह मतलब लैब में करते, तो वहां पर इससे कम प्रेशर आता। क्यों, क्योंकि कम प्रेशर इसलिए आएगा क्योंकि हाइट ऑफ कंटेनर कम हो गया। हाइट ऑफ कंटेनर क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो गया। एक्सेलरेशन क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स अब कम हो गया, नेट फोर्स, क्योंकि ऊपर फ्रिक्शन भी तो लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए केवल सवाल में इसलिए बोला था कि क्या बोला था सवाल में, सॉरी,
assume that only gravitational force and upthrust act on the body. ओके और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्यों लिखा था? क्योंकि अगर कंटेनर कुछ ऐसा होता, उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं होता, कुछ ऐसा होता कंटेनर, ठीक है, कंटेनर कुछ ऐसा होता मान लो, तो क्या हम कभी भी निकाल पाते? इसमें पानी रहता, हम कभी भी निकाल पाते? इसका एरिया कुछ A1 मान लो, इसका एरिया A2, इसका A3, इसका A4, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन 5, कंटेनर कुछ ऐसा रहता मान लो उबड़ खाबड़ ऐसे, तो क्या हम निकाल पाते कभी भी? जो हमने प्रेशर इक्वल टू क्या लिखा था, मास ऑफ वाटर इनटू जी, और मास को क्या था, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू जी, और नीचे क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह क्या लिखना था तुमको? वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह क्या लिखते हैं, ए इंटू एच लिखते हैं, लेकिन ए इंटू एच क्या लिख पाएंगे इसमें? नहीं लिख पाएंगे ना, क्योंकि हर के लिए फिर अलग अलग ए इंटू एच हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म अगर क्रॉस सेक्शन होता कंटेनर का, कुछ ऐसा रहता कंटेनर, तो क्या कर पाते? नहीं कर पाते ना, इसमें कुछ कर ही नहीं पाते हम लोग। ए इंटू एच फिर अलग अलग चीजों के लिए, क्योंकि इसके लिए एच अलग है, ठीक है, इसके लिए H1 है, ये इसके लिए हाइट H1 है तो सही है, लेकिन ये देख लो इसका बेस देख लो, इसके लिए हाइट कुछ H2 होगा, फिर इसके लिए हाइट कुछ H3 होगा, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक H3 होगा। तो अब क्या करोगे, पूरा तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए, ए वॉल्यूम निकालने के लिए AH1, फिर भी ये तो कुछ ठीक ठाक भी है। अगर कुछ ऐसा रहता कंटेनर, ठीक है, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाता। ये तो कुछ ठीक भी लग रहा है कि A इंटू H1 प्लस A2 इंटू H2 प्लस A3 इंटू H3 प्लस A4 इंटू H4 प्लस A5 इंटू H5, ये तो चलो ठीक भी था, कुछ ये H4 हो जाएगा और ये H5 हो जाएगा, ये तो कुछ सही भी लग रहा है। लेकिन अगर कुछ और रहता, मतलब हालांकि इससे भी नहीं निकलेगा जल्दी क्योंकि अगर यहाँ पर तुम A1 सारा समेशन ऑफ A इंटू एच करते अपॉन A करते, तब भी मुझे नहीं लगता ये बनता, तो इसलिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लेना जरूरी था। सो आई होप गाइस ये हमारा क्या है, आंसर है। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू लिक्विड इनसाइड द कंटेनर कितना होगा, 1,52,880 पास्कल। इसी को तुम कितना लिख सकते हो, 152.88 इंटू 10⁻³ पास्कल, जो भी लिखना हो, ये हमारा क्या है, आंसर है। सो आई होप ये गाइस आपको समझ में आया होगा, और काफ़ी अच्छा सवाल है, प्लीज़ इसको खुद से बनाना। हमने क्या किया, इसमें कहाँ कहाँ क्या यूज आया, अब मेरे पता नहीं कैसे हो जा रहा है ये। सो यहाँ पर हमने क्या क्या यूज किया, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स कहाँ यूज हुआ, काइनेमेटिक्स S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पे काइनेमेटिक्स यूज हुआ था। वहीं पर हमने S बराबर क्या निकाला था, 2 इंटू एस निकाला था, जब वैल्यू पुट किया, U को 0 और T को T बराबर 2 सेकेंड। डायनेमिक्स का कहाँ यूज हुआ, तो नेट फोर्स लिखने में डायनेमिक्स का यूज हुआ। F नेट इज इक्वल टू कितना लिखे थे, कितना लिखे थे नेट फोर्स थी G इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर लिखे थे। F नेट ये कहाँ से आया था, mg माइनस बाय NC से आया था। F नेट F बराबर सॉरी F नेट नहीं है, ये तो एक्सेलरेशन है। F नेट कितना आया था हमारा, ms इंटू जी माइनस कितना आया था, ms इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी, ये नेट फोर्स आया था। F नेट इज इक्वल टू, ठीक है, यह था। और हाइड्रोस्टैटिक का कंसेप्ट कहाँ हुआ, तो इसी बायंसी को लिखने में यूज हुआ। बायंसी अगर नहीं पता हमको कि बायंसी का वैल्यू इतना होता है, तो हम यूज कर पाते क्या। और हाइड्रोस्टैटिक और प्लस में प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये चीज़ें। सो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, आप इसको फिर से देख सकते हो, और बढ़िया है। और आगे भी क्वेश्चन सारे बनाते रहो, अगर खुद से बनाए तो काफ़ी अच्छा है। और प्लीज़ ट्राई हार्ड करना सोल्यूशन देखने से पहले, प्लीज़ इसको बाद में फिर से बनाओ, अभी तुरंत खुद से बनाओ। तुम्हें लगेगा कि मैंने तो समझ ही लिया, लेकिन अगर खुद से बनाओगे तो फिर अभी नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि नहीं बनेगा खुद से बनाओगे तो अभी, क्योंकि अगर केवल देख लोगे तो नहीं बनेगा। बार बार इसको खुद से भी बना करो और समझो इसके अंदर, ठीक है। सो आई होप वीडियो थोड़ा लंबा गया, बट काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें बताई आपको। फिजिक्स के मैंने जो बताई, काइनेमेटिक्स में, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में, हाइड्रोस्टैटिक में जो चीज़ें हुई, कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या बातें थी, सारी लगभग कवर की। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस। आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो हाइड्रोस्टैटिक का, और भी काफ़ी सारे भी पोलिनोमियल चल भी रहा है, और भी काफ़ी सारे चैप्टर कर दिए हैं। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ में सब मिलके पढ़ो। और thank you so much thank you so much for watching this. Have a great day ahead. तो ये सब नोट कर लिए ना, नोट कर लेना सब, जो भी बार बार देखना, इसमें समझना। वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो बार बार, क्योंकि कभी ना कभी तो सामना करोगे ही, ठीक है।
तो कितना इससे बचना है, सामना करोगे तभी डर खत्म होगा क्वेश्चन का। सो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।